देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से। देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पर्यावरण संरक्षण का जज्बा, कोई कर रहा है वृक्षारोपण तो कोई पक्षियों को बचाने के कर रहा है प्रयास। शिक्षा की ऐसी अनूठी मुहिम कि बेटियां ही बन गई हैं अपनी माओ की शिक्षक। तो विलुप्त हो रही नदियों को बचाने के लिए जन सहभागिता से हो रहे हैं प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा है सब लोग की चोट से बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीति। नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जो बताएंगे जमीनी हकीकत क्या है। साथ ही जुड़ेंगे खास मेहमान भी जिनसे जानेंगे क्या है सियासी समीकरण। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनादेश की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों यानी कि हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया चुनावी शंखनाद। कहा 2024 का जनादेश भारत को बनाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति। लोग 370 सीट का दे रहे हैं आशीर्वाद। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में जुटे विपक्षी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस्वी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियों ने भी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष की रैली पर भाजपा का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ये लोकतंत्र बचाओ नहीं बल्कि परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छिपाने के लिए रामलीला मैदान में हुए जमा। कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु में गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री ने पहले एक्स पोस्ट और फिर मेरठ की रैली में भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा आया सामने। कांग्रेस और डीएमके ने कहा लोकसभा चुनाव के कारण हो रही है राजनीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीकर में किया भव्य रोड शो। उमड़ी लोगों की भारी भीड़। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर किया मंथन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावाती और असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मिलाया हाथ। सपा के पीडीए के जवाब में दिया पीडीएम का नारा। और आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रचार अभियान मेरठ से ही शुरू किया था और अब 2024 के चुनाव की पहली रैली भी मेरठ में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव दो खेमों के बीच है। एक खेमा भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है और दूसरा खेमा भ्रष्टाचारियों को हटाने की बात करता है।
विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती मेरठ में प्रधानमंत्री ने जनसभा में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की गारंटी दी। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। बीते 10 साल का हिसाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा, सम्मान मिला है। किसानों और जवानों सहित गरीबों को भी स्वाभिमान मिला है। वहीं असंभव लगने वाले कार्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ है। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में राम लला ने भी खूब होली खेली। प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने, महिलाओं, गरीबों और किसानों की समृद्धि के लिए जनता से सहयोग मांगा। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मेरठ की रैली को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल और मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने भी संबोधित किया। चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे। रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था। चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी। उन्होंने ड्राइवर को कहा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापिस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। स्पष्ट समझ लें कि एनडीए की महालहर जो पूरे देश में चल रही है, उससे इंडी गठबंधन पूरी तरह घबराहट में है, हताश है, निराश है। इनके हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद रोज उनके नामों में बदलाव कर रही है। देखिए, एक आवाज ऊपर आसमान में है इस समय, और वो आवाज है एक चुनावी शंखनाद इस चुनाव का। और ये जो आगाज आज यहां होगा, ये आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। तो चुनावी शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ तमाम जो सियासी दल हैं वो लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मेरठ से इसकी शुरुआत की। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आपको बता दें कि हितेश शंकर जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और साथ ही साथ राज किशोर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। और सबसे पहले अनुज, क्योंकि आज की रैली
रैली से तमाम बड़ी बातें और प्रमुख बातें निकलकर सामने आई हैं। साफ तौर पर बीते 10 साल के कार्यकाल को लेकर क्या उसके बारे में आपके पास जानकारी है और कौन कौन सी ऐसी बड़ी बातें रही हैं जिन पर खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है? देखिए, बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 2014 और 2019 के बाद 2024 में तीसरी बार यही, क्योंकि मेरठ को कहते हैं कि 1857 की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी और तीसरी बार यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने फोकस में रखा, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो जनता के बीच में कही कि देखिए, ये सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत को बनाने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से हाथ उठवाकर इस बात को कहा कि 10 साल से जो विकास की जो रफ्तार चली है वो रुकनी नहीं चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए इस बार फिर से जो है वो एनडीए की सरकार को बनाए। दूसरी, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर वो गरजे और जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले वर्षों के दौरान किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंच चुका था। जहां भी जो सरकार की योजनाएं होती थी उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त रहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगा हूं और विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हैं। उन्होंने एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा कि जिस तरीके से लोग कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमानत की अर्जी अदालत में दे रहे हैं, वो सारे करप्शन के मामले हैं। कुल मिलाकर जनता की नब्ज को टटोलने की उन्होंने कोशिश की और जनता से यह भरोसा दिलाया कि एक बार जब तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो दूर होगा ही होगा, विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, आप बताइए जिस तरीके से, संजय अग्रवाल जी बताइए, जितनी बातें उन्होंने कही, आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये जनता के जहन में रहेंगे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? जनता बदल चुकी है, हिंदुस्तान बदल चुका है। मैं भारत में की क्रांति धरा से संजय अग्रवाल। और जिस प्रकार यूपी जो उत्तर प्रदेश वो बीमारू राज्य कहा जाता था पूरे देश के लिए, आज वो नित नए सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, सोपान चढ़ रहा है। हमारी तरफ यह इच्छा है कि यह रफ्तार जो विकास की है रुके ना, और जो भी ये पूरे उसमें देश में विकास चल रहा है चलता रहे और ये घर घर तक पहुंचे और मेरठ की पहचान क्रांति धरा के साथ साथ विकास के केंद्र के रूप में भी हो, ऐसा हमारा मानना है। जैसे सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है मेरठ, लेकिन हम जानते हैं कि मेरठ के अंदर जो तमाम बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी आज से 15 साल पहले वो नहीं थी। 4 घंटे का समय लगता था दिल्ली से मेरठ से 80 किलोमीटर का सफर तय करने में। आज सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल अनुज, ये हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि जो विकास लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जो बनाने की कवायद है वो तेज गति से जारी है और इसके तमाम हमने उदाहरण देखे हैं जहां पर विकास की जो इबारत है वो नए सिरे से लिखी जा रही है। अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजकिशोर जी भी जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी, अब आपका रुख करता हूं, आपसे यह समझना चाहता हूं कि आरएलडी का जब अब हम देख रहे हैं कि एनडीए में साथ आना, साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी मजबूती आने वाले समय में इस आम चुनाव में देखने को मिलेगी? तो वो देखना मैं विंडो में होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आरएलडी का आना ताकत सिर्फ सीटों के लिहाज से नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी है वो सिर्फ 2 सीटों के लिहाज से नहीं किया है, क्योंकि देखिए, बिना आरएलडी के लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही थी और अगर देखा है तो अस्तित्व का संकट तो आरएलडी के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ा दूसरा है। सरकार बनाना लक्ष्य नहीं है, एक इतिहास बनाना वो ज्यादा लक्ष्य है। और ऐसा उनको लग रहा है कि तमाम वो वर्ग और तमाम ऐसे लोग जिनके बीच में कुछ शको या शुभा है, जाति के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर, अगर किसी भी तरीके की उनकी छवि को लेकर और उनके बीच में कुछ अगर गलतफहमियां पैदा होती हैं तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाए। इसीलिए आरएलडी का उनका साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। जाटलैंड है, 50 लाख वोटर ही है वहां पर, लेकिन 50 लाख वोटर के जरिए कैसे जाटलैंड उसको पूरा कहा गया है और कैसे वहां पर बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि मार्शल कम्युनिटी है, किसान कम्युनिटी है, तो किसान आंदोलन से लेकर तमाम जो चीजें होती रही हैं उस पे कभी कभी जो है जातीय अस्मिता कई बार भारी पड़ जाती, हावी पड़ जाती है। तो उस तरीके की सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी जयंत चौधरी को साथ आकर। और जयंत चौधरी का साथ आना निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से अब विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगर किसान की बात होगी तो चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता अभी भी कोई नहीं याद किया जा सकता, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में। तो लिहाज से आरएलडी का साथ आना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है और ज्यादा उससे मजबूती मिलेगी।
बिल्कुल हितेश जी, केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान होता है और साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहां पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो जाट समुदाय को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो जयंत चौधरी, जैसा कि अभी खुद राजकिशोर जी ने भी कहा कि सबसे बड़ा नाम निकलकर वहां पर सामने आते हैं और हमेशा से हमने देखा भी है जिस तरह की स्थितियां रही हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से अगर हम साफ तौर पर कहें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो फोकस है तो उससे कितनी बड़ी तस्वीर आने वाले समय में बदलती हुई नजर आएगी? मुझे लगता है आज की रैली और जयंत चौधरी जी का भी होना और रैली का ये जो स्थान है जी, आप उसे उत्तर प्रदेश और उसमें सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस नजरिए से देखेंगे तो बहुत सीमित हो जाएंगी जी। आप जब मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ बागपत के साथ ही ये दादरी दनखौर ये जो क्षेत्र है पूरा आगे बढ़ता हुआ जाता है और लोग पॉलिटिकल मैप के हिसाब से नहीं, रिश्तेदारियां ये एक तरफ गुड़गांव दूसरी तरफ सोनीपत आगे ये रोहतक तक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, कम्युनिकेशन लोगों का राजनीतिक संवाद भी होता है और एक तरह से बर्ताव करते हुए भी लोग दिखाई देते हैं। इसलिए ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, जब जाटलैंड की बात है तो केवल वहां के वोटर्स की बात नहीं है, इसमें हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा है जो मैसेजिंग वहां से लेता है, वहां से प्रेरणा भी लेता है, आपस में जुड़ा हुआ महसूस करता है, ये कहना चाहिए। सेना में इस क्षेत्र से एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, जैसे राजस्थान में शेखावटी और झुंझुनू का क्षेत्र है, उसी तरह से ये हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत का जो क्षेत्र है, सेना में भी बहुत सारे यहाँ से सैनिक हैं। तो एक साथ जैसी चिंताएं भी रहती हैं, एक साथ जैसे सवाल भी रहते हैं, एक जैसे निर्णय भी देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है आज का ये जो संवाद था, अभी मैं दूसरी वाली रैली में से आया हूँ जो दिल्ली में चल रही थी, उसकी भी बात करेंगे, यहाँ पर मेरठ की रैली में तो बात हुई है। तो आज के संवाद में तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से छुआ है। एक आर्थिक पक्ष है, विकास की बात हुई है। अभी मैं सुन रहा था जो अपने संवाददाता थे, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली से सटा हुआ है जी, सटा हुआ अब है, 10 साल पहले कटा हुआ था। तो ये जो विकास है मेरठ में लोग महसूस करते हैं, गाजियाबाद में लोग महसूस करते हैं कि वो जो टाइम किलर जो ये रोड था वो सारी बाधाएं हटी हैं। और आर्थिक शक्ति के अलावा किसान, उसकी बात हुई है, और सांस्कृतिक पक्ष की, कान्हा की बात, ये ब्रज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, साथ ही राम की भी बात, राम की बात। मुझे लगा कि कम्युनिकेशन के हिसाब से, पॉलिटिकल मैसेजिंग के हिसाब से और जो काम किया है उसको अंडरलाइन करने के हिसाब से बहुत पावरफुल मैसेजिंग थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। राजकिशोर जी, आपका रुख कर रहा हूं, और जैसा कि हमने देखा कि हमने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का कार्यकाल देखा और उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक अभी जो हमने एनडीए का कार्यकाल देखा, साफ तौर पर एक बड़ा अंतर नजर आता है। और जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कही, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि हमने देखा यूपीए के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किस तरह से सामने आया था, और अब जब हम 2014 से 2024 के बीच देख रहे हैं तो यहां पर भी उस पर लगाम लगाने की, उस पर नकेल कसने की साफ तौर पर बहुत बड़ी कवायद की गई है। ये कितना बड़ा फर्क दिखाता है इन दोनों सरकार के मैनेजमेंट में? निश्चित तौर पर देखिए, अभी हितेश जी जो रामलीला मैदान की जिस रैली का जिक्र कर रहे थे, विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने में शायद कुछ हद तक कामयाब हो गए हो, लेकिन जरा देखिए, आयरनी देखिए कि वही रामलीला मैदान है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां से बिगुल फूंका गया था। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर यूपीए सरकार के खिलाफ जो पूरे देश में जो आंदोलन की नींव पड़ी, चाहे वो अन्ना हजारे हो चाहे रामदेव हो, इसके साथ में नींव पड़ी। और आज देखिए उसी रामलीला मैदान में जो अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, मैं नाम ले सकता हूँ, बिल्कुल, परिवार, मुलायम सिंह यादव और इसी तरीके से यादव, उनके खिलाफ वहां पर कहते थे कि इनको जेल जाना चाहिए। आज ये सारे उनके जो वंशज थे वो यहाँ पर आकर अरविंद केजरीवाल को बचाने की और अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल राजकिशोर जी, उस तरफ भी हम रुख करेंगे क्योंकि हमारा फोकस वहां पर भी है कि आखिर में जो विपक्ष की तैयारियां वो क्या कहती हैं और आज की जो रैली उन्होंने भी की है वो कहां तक जाती है। लेकिन वक्त यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो मेरठ में हुंकार भरी, तो इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के नेता जुटे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस्वी यादव समेत वाम दलों और टीएमसी के नेता भी शामिल हुए। तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियों ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूँ। वाले आगामी चुनावों में इस तोहमली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। और वहीं इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन संविधान खत्म हो गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी और हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। देश नहीं बदलेगा। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।
और वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि जो देश के नाम के बीच में डॉट लगाकर देश को बचाने की बात करते हैं, दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जो लोग देश में आग लगाने की, देश का बंटवारा करने की और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति संदेह पैदा करते हुए बदनाम करने की लगातार साजिश रचते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने परिवार की खातिर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं। देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित रैली पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली लोकतंत्र नहीं परिवार तंत्र को बचाने के लिए आयोजित की गई है। जो पार्टी अपने अपने दल के अंदर परिवार के बाहर के लोगों को उचित पद और स्थान नहीं देते हों, वे लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। और वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन की रैली पर कहा कि ये वो उन लोगों की रैली है जो पिछले 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस रैली में शामिल हो रहे हैं। कल तक जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, जिनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू जी उनके गुरु हैं। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुई और पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस महीने की शुरुआत में सिर में चोट लगने के बाद अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी भाजपा के साथ साथ सीपीएम और कांग्रेस पर भी जमकर बरसीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना होगा। टीएमसी सुप्रीमो की टिप्पणी लगभग उसी समय आई जब विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली में एक मेगा रैली की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन नहीं है और माकपा और कांग्रेस बंगाल में भाजपा के लिए काम कर रही है। देखिए, इंडिया अलायंस हम लोग तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी वो फ्लोट किए थे। इंडिया नाम भी ममता बनर्जी को दिए हुए है। हम लोग इंडिया के साथ है नेशनल लेवल में, लेकिन बंगाल में ये स्टेट कांग्रेस और सीपीएम ये पूरा भाजपा का एजेंट बन चुका है। 2021 के असेंबली इलेक्शन से वो जो कर रहा है वो भाजपा के विरुद्ध पॉलिटिक्स करने, वो तो नहीं, उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तृणमूल का खिलाफ कर रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि ये कैसा गठबंधन है जो अलग अलग राज्यों में तो नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर है। तो आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं और
हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का साफ तौर पर आपने इस पूरी रैली को देखा और समझा भी, और तमाम बड़ी बातें तमाम नेताओं के जरिए वहां पर निकलकर सामने आई। साफ तौर पर इस रैली को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गठबंधन को बचाने के लिए साफ तौर पर भ्रष्टाचार के जो आरोप, चाहे वो हेमंत सोरेन पर लगे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल पर लगे हों, उनको वहां पर डिफेंड करने के लिए तमाम बातें उस रैली से निकलकर सामने आई। क्या ये बड़ी बातें थी इस रैली की? देखिए, इमोशनल अत्याचार जिसे कहते हैं, वो एक इमोशन लाने के लिए किस तरीके से केजरीवाल को जेल के अंदर किया गया है, तो जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। खास करके केजरीवाल की जो वाइफ थी, उन्होंने केजरीवाल का जो संदेश था उसको उन्होंने पढ़ा। इसके अलावा हेमंत सोरेन की जो वाइफ थी कल्पना सोरेन, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का संबोधन किया, जिससे कि सेंटिमेंटल संबोधन था। लेकिन आपने अभी दिखाया कि किस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों बीजेपी को मदद कर रहे हैं, और वहीं पे डेरेक ओब्रेन जो हैं, डेरेक ओब्रेन आए थे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर इंडी गठबंधन में, तो वो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हम तो दिल से सब कुछ से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और साथ रहेंगे, और हेमंत सोरेन और केजरीवाल के साथ हम खड़े हैं, अंतिम दम तक उनके साथ खड़े हैं। तो आप विरोधाभास देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, दिल्ली में उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम और भी वक्ताओं की बात करें, हम मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें, अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी तो ऐसा कह दिया कि संविधान ही खत्म हो जाएगा अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। मतलब इतना डेप्थ में वो चले गए। इसके अलावा और जो वक्ता थे, शरद पवार थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडी गठबंधन पूरे देश में अलग अलग, आप देखें कि कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने है केरला में, आप पश्चिम बंगाल में तृणमूल के खिलाफ है कांग्रेस और सीपीएम, तो आप बिहार में देखें वहां भी गठबंधन तो वहां गठबंधन की घोषणा हो गई है, लेकिन वहां भी अभी काफी जिद जारी है महागठबंधन के अंदर पूर्णिया सीट को लेकर के। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। तो एक तरह से ये दिखलाने की कोशिश की गई कि हम लोग आपस में सीट शेयरिंग न करने के बावजूद भी साथ है। ठीक है, अब अपने मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। हितेश जी, आपका रुख करूंगा मैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना इस रैली का मकसद है, जो उन्होंने कहा। लेकिन इस रैली को देखकर साफ तौर पर तो यही लग रहा है, क्योंकि यहां पर बार बार अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन की बात ही होती नजर आई। वहां पर उनकी पत्नियां भी वहां पर स्टेज पर पहुंची और उन्होंने भी अपनी बात कही, अपना मैसेज जनता तक कन्वे करने की कोशिश की। तो इस रैली का जो मूलभूत जो सिद्धांत जो ये बता रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे कुछ अलग हटकर वो तो भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करती हुई नजर आई। देखिए, बिल्कुल गौरव जी, मैं इस बात से सहमत हूं। इसके दो पक्ष हैं। एक तो लोकतंत्र को बचाना, और लोकतंत्र को दगा देने वाले या लोकतंत्र के माध्यम से कुर्सी लेकर और उसमें लोगों से छल करने के जिन पर आरोप हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा आज उस रामलीला मैदान से दिखा। 28 एक लोग ऐसे कि जो कभी जिनके खिलाफ लड़ने की बार बार कस्में खाकर पूरे देश को मोबिलाइज किया था अरविंद केजरीवाल ने, आज उनके भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ये एकजुट करने का कार्यक्रम किया गया। मैंने देखा अभी आपके विजुअल्स में कुछ कमी है या ये शुरुआती विजुअल्स हैं, मगर इन 28,000 लोगों में भी जी अगर हम 1,000 का भी प्रतिशत देखें तो राहुल गांधी जी के बोलते बोलते तक वहाँ 35,000 से ज़्यादा, जी हाँ मैं कह रहा हूँ 35,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं। जी, यानी 15-17 हजार लोगों को टिका के रख पाने की ताकत भी 28 लोगों के नेतृत्व में नहीं दिख रही। तो ये रैली आज कम्युनिकेशन के लेवल पर संवाद छोड़ने के अच्छा मौका हो सकता था अगर वो इसी समय पर ममता बनर्जी ने बंगाल में वो संदेश अगर ना दिया होता तो। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसी समय बड़ा एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दे रहे थे पीएम मोदी के साथ। उस समय पर जो कि बहनों के साथ भाई आए हैं, मतलब अलग तरीके का एक परिवार रचा गया है, वो लोग वहां पर हंस रहे थे। और आपको हैरानी होगी, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर थे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से राजनीतिक रैलियां करते हैं तो उसका संदेश गहरा नहीं होता। मुझे हैरानी नहीं होगी कि वहां पर लोगों का ना रहना और कल अगर सोशल मीडिया पर वही सारे पुराने रील्स और मीम्स अगर चलने लग जाएं कि कल पहले क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, आज उनका क्या स्टैंड है।
सारे लोग, सारे चेहरे वहां पर थे और सूचना तकनीक के दौर में हितेश जी, यही तो देखने वाली बात है कि ये वही रामलीला मैदान है जहां से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज जी क्षमता अलग है, बिल्कुल, और आज उसी में लिप्त पाए जा रहे हैं। आप सोचिए क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच। साफ तौर पर जनता ये भी देख रही है, वो दौर भी देखा था, आज का दौर भी देख रही है। जी हितेश जी। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से। और जो शक्ति कम से कम दिल्ली में जिस स्थान का चयन किया था, दिल्ली में आपका शासन है, एक उम्मीद थी लोगों को कि पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कि कम से कम विपक्ष के पास बहुत ताकत है, वो प्रदर्शन करने में पार्टी सफल होगी, परंतु उस मोर्चे पर पूरी तरह से ध्वस्त दिखी तैयारियां। और कल जो इसका सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट होने वाला है, ये रैली मुझे लगता है बूमरैंग करेगी और सारी चीज़ों को कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की यही लड़ाई थी और आज जो कस्में खाई जा रही हैं, कल चलेगा कि ये कसम खाने की बजाय अगर पासवर्ड बता देते तो आपकी लड़ाई शायद ज़्यादा सार्थक होती, ज़्यादा मजबूत होती और आप मोदी के सामने चुनौती देने की स्थिति में आ जाते। पासवर्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल। राजकिशोर जी, साफ तौर पर इस रैली के जो तमाम नतीजे हैं वो तो नजर आ ही रहे हैं, जैसा कि अभी हितेश जी ने भी बताया कि राहुल गांधी जब बोलना शुरू किए तब तक क्या स्थिति यहाँ पर हो चुकी थी। ये मतभेद, मनभेद और साफ तौर पर तमाम तरह के भेद यहाँ पर नजर आते हैं और हम इसके एक नहीं तमाम एग्जाम्पल्स, तमाम उदाहरण देख चुके हैं। चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो, बिहार में भी जो राजनीति है वो भी नजर आ रही है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति नजर आती है। ऐसे में इस पूरे अगर हम चुनाव को देखें 2024 की दृष्टि से, तो अगर आपसी मनभेद है, आपसी मतभेद है, तो साफ तौर पर जब ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? राजकिशोर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप जी 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 बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि दरअसल कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें 3 कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। पहला नीति, फिर दूसरा नेता और फिर नेतृत्व की जो बात होती है। अब यहाँ पर समस्या है कि ना नीति है, ना नेता है, ना कोई कार्यक्रम है, सिर्फ एक दूसरे को बचाने का जो जतन है, अगर वो दिखाई पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा जनता को, तो जनता कैसे जुड़ेगी? देखिए, मैं वही कह रहा था कि रामलीला मैदान के बारे में अगर मैं देखकर कहूं कि जब यहाँ पर अन्ना आंदोलन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल उसमें मुख्य भूमिका में थी, तो आज तो उतनी भी नहीं है पैमाने में जितनी छोड़ दिया करते थे हम। आज तो उतनी भी नहीं मैदान में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में, उस टाइप का मामला हो गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिए। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और वंशवाद के विरुद्ध बिगुल फूंका था इसी मैदान से, लेकिन जरा आप देखिए सोनिया गांधी के बगल में आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बैठा हुआ था, उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी। आप सोचिए कि अपने आप में इस राजनीति पर एक वक्तव्य है कि आपने किन मुद्दों को, किन मूल्यों को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया था और राजनीति में जाते जाते कहां तक पहुंच गए। कहां तो इसी रामलीला मैदान से गर्जना होती थी कि अगर आपके ऊपर आरोप लग गए हैं तो पहले आप पूरी तरीके से शुद्ध होकर वापस आइए, उसके बाद आप पद पर रहिए। आज जेल से सरकार चलाने का आप आह्वान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो जुटाई हुई भीड़ और खुद आई हुई भीड़ का अंतर होता है, वो यहाँ दिखाई बिल्कुल नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छोड़ते रहेंगे, तो ठीक है, छोड़ी निश्चित तौर पर बिल्कुल राजकिशोर जी ये नजर आया और साफ तौर पर इसी पर हम लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, साफ तौर पर देखें तो ऐसे में ये जो गठजोड़ बन रहा है, ये आने वाले समय में किस तरह के चुनावी समीकरण बनाता हुआ नजर आएगा? क्या देखकर लगता है मौजूदा स्थिति ग्राउंड जीरो पर क्या है? देखिए, जिस तरीके से आगाज हुआ था इंडी गठबंधन का, नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की थी, पटना में इसकी पहली बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, तो ऐसा लगा कि एक संयुक्त मोर्चा बनने जा रहा है जो कभी हुआ करता था, यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे जो घटक दल के जिनका इंस्पिरेशन था, जो भी उनकी आकांक्षाएं थी, वो बड़ी होती गई और यही कारण था कि नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा और फिर एनडीए में उनको वापस लौटना पड़ा। उसके बाद से बिल्कुल तितर बितर हो गया था ये जो इंडी गठबंधन है। हर कोई उनके नेता जो है अलग अलग सुर अलाप रहे थे। लेकिन आज जब मीटिंग ये शुरू होनी थी, खासकर ये आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित थी, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत सारे लीडर्स हैं, नाम तो दिया गया है, आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जब भगवत मान ने ट्वीट किया था परसों कि हमारी जो रैली होने वाली है उसमें कौन कौन से नेता शिरकत कर रहे हैं, तो उसमें सारे नाम तो थे
त्रिची शिवा हो, चाहे डेरेक ओब्रेन हो, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर डॉट 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 था। तो यानी कि संदेह था कि राहुल गांधी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सोनिया गांधी का नाम ही नहीं था, प्रियंका गांधी का नाम ही नहीं था। लेकिन आज इतना तो जरूर हुआ कि जो भी मतभेद मनभेद थे थोड़ा बहुत बैलेंस होता हुआ दिखा, तब दिखा जब ये सारे नेता एक साथ मंच पर मौजूद रहे। चलिए, शुक्रिया आपका आलोक जुड़ने के लिए हमसे। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार और भी चर्चा हम जारी रखेंगे। तमाम अहम खबरें हमारे सामने हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के बीच सियासत गर्मा गई है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। इस खुलासे के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। कच्चा थीवू मुद्दे पर उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि ये आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया और इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ की रैली में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं। कच्चा थीवू, ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है।
और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। और वहीं आपको बता दें कि 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव पर कच्चाथीवू को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस इसको भारत से अलग करने का काम किया था। डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ-तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ-तीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गए थे? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और वहीं कच्चाथीवू द्वीप मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने कच्चाथीवू स्वेच्छा से छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि यह भयावह है, लेकिन सच कहूं तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। जरा सा मौका मिलते ही भारतीय क्षेत्र छोड़ देना कांग्रेस की कार्य संस्कृति का हिस्सा है। बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई जी की आरटीआई के जवाब ने जानबूझकर की गई लापरवाही को चौंकाने वाली गाथा का खुलासा किया, जिसके कारण भारत को कच्चाथीवू देना पड़ा। कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे को चुनाव के समय उठाए जाने को लेकर कांग्रेस और डीएमके ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है, जबकि डीएमके कह रही है कि ये कांग्रेस ने ही किया है और कांग्रेस की इसी करने की वजह से जनता ने उन्हें 2014 में सत्ता से हटा दिया। They are all selected pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. It was done in 1974. Much water has flown, but DMK ever since has objected to it. And when BJP has come to power, see, people threw away Congress in 2014 precisely because of this. What have they done? And what has the BJP done now? और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके पर श्रीलंका को कच्चाथीवू सौंपने में मिली भगत के आरोप लगाए हैं। A historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. Remember, in 1974 the state government was run by the DMK, the central government was run by the Congress, and both of them were in alliance. This expose today has really angered the people because they know this is the fountainhead, this is the root cause of the problem.
तो कच्चा थीवू को लेकर साफ तौर पर अब राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसे में हितेश जी आपका रुख करूंगा। हितेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर साफ तौर पर कच्चा थीवू का जो ये मामला है, ये तो आरटीआई लगी तो ये मामला और ज्यादा उजागर होकर सामने आया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में अब कांग्रेस पर इससे जवाब तलब किया जा रहा है या कोई सवाल पूछा जा रहा है तो मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि 1974 में यही चीज और उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मिर्ची क्यों लग रही है जवाब अगर तलब किया जा रहा है तो? देखिए, मिर्ची लगने का कारण सिर्फ 1974 और सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं है, 1961 और जवाहरलाल नेहरू भी इसका कारण है। इसी द्वीप के लिए नेहरू जी ने कहा था कि मैं इस द्वीप को जरा भी महत्व नहीं देता और इस पर अपना दावा छोड़ने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। ये मुद्दा बार बार उठना मुझे परेशान करता है और संसद में ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए जी। तो किसी देश की जो संप्रभुता होती है, उसका जो भूगोल होता है, उसे पैतृक संपत्ति की तरह बरतना, उसके बारे में निर्णय लेना, ये अहंकार, ये उपेक्षा और दक्षिण की चिंताओं को ना समझना, वो लोग जो उत्तर दक्षिण का मुद्दा उठाते हैं। आज मुझे इसके साथ अच्छा ये लगा कि मेरठ में तमिलनाडु का दर्द अभिव्यक्त हुआ और ये ऐसा है कि ये आज की बात नहीं है, ये 17वीं शताब्दी में राजा जो मदुरई के थे रामानंद, उनका क्षेत्र था। ये अंग्रेजों के समय मद्रास प्रेसिडेंसी का ये क्षेत्र था। मछुआरों की आजीविका का एक बहुत बड़ा हिस्सा था क्योंकि मछली पालन की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 1974 में मनमाने तरीके से इंदिरा गांधी जी ने उस समय श्री मावो भंडारनायके के साथ जो समझौता किया वो तो बात है ही, मगर बाद में हित साधन की राजनीति कैसे पैंतरे बदलती है उसका उदाहरण भी कच्चा थीवू से आता है। क्योंकि आगे चलकर ये 1974 में ये किया गया, 1991 में करुणानिधि सरकार ने विधानसभा में इसके विरोध में विधेयक पास, वो विरोध प्रस्ताव पास कराया था। बात 91 में भी खत्म नहीं हुई। जयललिता जब थी तो 2008 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ठीक है, और ठीक है। जो 14 का चुनाव था उससे पहले कांग्रेस ने कहा कि इस द्वीप को तो वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, और यानी कि आपने जैसा कि हम देख भी रहे हैं, लोगों की हम के दर्द के लिए कोई जगह नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी और उसमें भी एक परिवार बिल्कुल का उसी सवाल वही उठाया जा रहा है कि जो मछुआरे थे जिनका ये रोजगार था उनके लिए बहुत बड़ी आपत्ति की स्थिति हो गई कि उनको वहां पर जेल भी जाना पड़ा और तमाम दयनीय वहां पर जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, उनसे भी जूझना पड़ा। आगे हम बढ़ते हैं अपने जनादेश में, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से भी अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं और उससे भी आपका वहां पर भी रिएक्शन लेते रहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले ही विपक्षी गठबंधन को एक जोरदार झटका लगा है। अपना दल कमेरावादी पार्टी ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। पल्लवी पटेल की पार्टी का ओवैसी के दल AIMIM से गठबंधन हो गया है और नए गठबंधन का नाम PDM न्याय मोर्चा रखा गया है। मोर्चा को पिछड़ा, दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा का नाम दिया गया है। बता दें कि अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है। लखनऊ में PDM न्याय मोर्चा का ऐलान करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा है कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज के प्रति सरकार का जो रवैया है और विपक्ष में बैठे लोग चुप बैठे हैं, इसलिए हम PDM न्याय मोर्चा लेकर आए हैं। PDM न्याय मोर्चा में AIMIM के साथ अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी हिस्सा होंगे। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है पल्लवी और ओवैसी ने। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है। हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो PDM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे MIM पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे।
और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। राजकिशोर जी, आपका रुख करूंगा। और ये जो कदम है साफ तौर पर हम देख रहे हैं, ये कितना बड़ा अहम साबित होगा और क्या बदलाव लेकर आएगा 2024 की रणनीतियों को लेकर और तमाम जो पार्टियां हैं उनके चुनावी समीकरण को बनाते हुए या बिगाड़ते हुए? निश्चित तौर पर देखिए, जो इंडी गठबंधन है उसके लिए बहुत बड़ा झटका इस लिहाज से आप समझ लीजिए कि ये है कौन। पल्लवी पटेल, ये समझना पड़ेगा। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। और जो पीडीए का नारा दिया था अखिलेश यादव ने, पिछला दलित और अल्पसंख्यक का, और राज्यसभा चुनाव के दौरान आपको मालूम है कि पल्लवी पटेल ने बगावत की और कहा कि एक जो दलित थे उनको तो वोट दिया जाके, लेकिन बाकी 2 प्रत्याशियों को नहीं दिया, जिसमें एक प्रत्याशी हार भी गया अखिलेश यादव का। अब असदुद्दीन ओवैसी की सियासत बिल्कुल क्लियर है। असदुद्दीन ओवैसी तो बिल्कुल खुलकर सामने आते हैं और जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो साफ कहते हैं वो मुस्लिम लीग वाली राजनीति करते हैं। उनके साथ में अगर पिछड़े वर्ग का भी कोई व्यक्ति अगर आता है साथ में, तो आप मानकर चलिए कि उसमें जो इंडिया गठबंधन है या अखिलेश यादव के लिए दिक्कत। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक नहीं, हम इसको आगे भी लेकर जाना चाहते हैं। तो जो राज्य के चुनाव है उसमें भी ये गठबंधन निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। जी हितेश जी, फाइनल कमेंट आपका। जी, मुझे लगता है कि राजकिशोर जी ने जो कहा है उसमें एक आयाम और भी है जी, कि ये दर्द अखिलेश यादव जी के लिए ज़्यादा गहरा हो सकता है जी, क्योंकि सोनेलाल पटेल जी ने ये पार्टी बनाई, बाद में दोनों बहनों में विरासत का बंटवारा हुआ। माँ कृष्णा जो हैं वो पल्लवी पटेल के साथ हैं और अखिलेश यादव जी ने पहले उन्हें राज्यसभा भेजने की बात की, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य गए, विधान परिषद की सीट खाली हुई मगर विधान परिषद की सीट भी नहीं दी। तो जो छल से उपजा हुआ दर्द है वो भी इस अलायंस में है कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव से धोखा मिला है। दूसरी चीज है कि धोखे का बदला लेना है और वहां ओवैसी की एंट्री हो जाने से वो एक वोट बैंक को, एक वर्ग को अपनी बपौती मानते थे, उस वोट पर भी चोट लगी है। तो ये जो गठबंधन है दोहरी चोट देगा इंडी गठबंधन को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी, और राजकिशोर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम